नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। भारत सरकार ने हिंदुस्तान के लगभग 12,000 एनजीओ के पर कतर दिए हैं। विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करके भारत के अंदर असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने, देश विघातक, देश तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल लोगों की मदद करने पिछले कई वर्षों से केंद्र सरकार एनजीओज की जांच कर रही थी। बहुत सारे एनजीओज ऐसे मिले जिनको प्राप्त आर्थिक सहायता, विदेशों से आई आर्थिक सहायता का उपयोग वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के ऊपर कर रहे थे। बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कराने के भी आरोप लगे। बहुत सारे एनजीओ धर्म परिवर्तन को एक अभियान के तहत काम करते मिले, धर्म परिवर्तन कराते दिखे। इसी का प्रतिफल है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक आदि राज्यों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुए हैं। बंगाल में सबसे अधिक धर्मांतरण हुआ है। उसकी चर्चा सेपरेट करने के लिए उसमें उसका नाम नहीं लिया। बंगाल में तो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया है और वहां पर बांग्लादेश से आए लोग खुद ही एक बड़ा संकट बन के रह रहे हैं। वो लोग खुद खाने के लिए मर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण के लिए वह सब कुछ करते हैं जो किया जाना उनका धर्म परमिट करता है, जिसे करने की इजाजत उनके धर्म के मौलवी मौलाना देते हैं, जिसे करने के लिए मौलवी मौलाना प्रेरित करते हैं। वह सब काम बांग्लादेशी घुसपैठिए वह स्थानीय मुसलमान कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। इस बात की पूरी खबर, पूरी इंटेलिजेंस इनपुट भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को थी। इसी के नाते, इसी के चलते गृह मंत्रालय ने काफी लंबे समय से हर एनजीओ पर नजर रखना शुरू किया। जहां जहां से पैसे आ रहे हैं उनका ब्यौरा सरकार को देना पड़ता है। उनका ब्यौरा देने में आनाकानी करने लगे बहुत सारे एनजीओ, लेकिन सभी एनजीओ को 31 दिसंबर 2021 से पहले अपने आवेदन देने थे, उनको रिन्यू करने के लिए, एफसीआरए लाइसेंस रिन्यू करने के लिए उन सबको आवेदन देने थे। लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय ने सारे एनजीओ की गतिविधियों पर नकेल कसना शुरू किया, इससे घबराए हुए लगभग 12,000 एनजीओ ने आवेदन पत्र ही नहीं दिया, जिसके चलते 31 दिसंबर 2021 को उनका लाइसेंस समाप्त हो गया। अब वो एक पैसा भी विदेश से फंड, अनुदान, दान नहीं ले सकते। लेंगे तो वह एफसीआरए के उल्लंघन का मामला बनेगा और जेल जाना पड़ेगा। यह सब अमित शाह की देन है। गृह मंत्री अमित शाह पिछले काफी लंबे समय से इन सब के पीछे लगे हुए थे। 370 कश्मीर का, 35A कश्मीर का, ये जब रद्द किया गया था तो वहां भी इस तरह के बहुत सारे संगठन सक्रिय थे। कश्मीर का जो संतुलन बिगड़ा है उसके पीछे बड़ी संख्या में एनजीओज थे। एनजीओ खुद उनके समाज के लोग, खुद उस संप्रदाय के लोग भूखों मर रहे हैं, भूखमरी के कगार पहुंचे हुए हैं। उनके बच्चे आर्थिक अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन धर्म परिवर्तन कराने के लिए उनके पास कहां से अथाह अकूत धन संपदा आ जाती है, इसका किसी को कोई पता नहीं लग पा रहा है। सरकार भी परेशान थी कि ये इनके समाज के बच्चे तो खाने के लिए मर रहे हैं, इनके समाज के बच्चों के पास कपड़ा नहीं है, इनके समाज के बच्चों के पास पढ़ाई के लिए फीस नहीं है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए इस तरह से धन कहां से बहाया जा रहा है। जांच करने पता चला कि इनको बड़े पैमाने पर पैसा
विदेश से आ रहा है। अब जो 12,000 एनजीओ बंद हुए हैं उनमें प्रमुख मदर टेरेसा का मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। मदर टेरेसा ठीक है, वो अपने धर्म के लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए वो समर्पित महिला थी, लेकिन बड़े पैमाने पर हिंदुओं को, गरीब हिंदुओं को, दलित समाज के लोगों को ईसाई बनाने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। धर्म परिवर्तन कराने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो ईसाइयों के लिए आराध्य और पूज्य हो सकती हैं, लेकिन जिस समाज की जिस धर्म के लोगों को छटनी किया है, जहाँ से निकाल कर अपने समाज, अपने धर्म में लोगों को ले गई हैं, उस समाज के लिए वो उतनी सम्मान की पात्र नहीं है जितनी कि ईसाइयों के लिए होंगी। सब उनको सम्मान करते हैं, उनकी सेवा भावना की कोई बुराई नहीं करता, करने लायक भी नहीं था, वो अच्छाई उनके अंदर भरी हुई थी, लेकिन धर्म परिवर्तन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाया। ईसाई बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। तो उनकी वो संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उसको भी उसने एप्लीकेशन नहीं दिया, इसलिए उसका लाइसेंस रद्द हो चुका है। जामिया मिलिया का भी लाइसेंस रद्द हो चुका है। इसी तरह से ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लोप्रेसी मिशन, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर जैसे लगभग 12,000 एनजीओ हैं जिनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। अब ये विदेश से एक पैसे की भी मदद नहीं प्राप्त कर सकते, ये पंगु हो गए हैं। अपने संसाधनों से जो कुछ करें, लेकिन विदेशी फंड अब नहीं ले सकते। विदेशी फंड पे याद आया, इसमें एक नाम सुनकर आप जरूर हैरान हुए होंगे कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसने भी एप्लीकेशन नहीं दिया, इसका भी लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ। तो क्यों इंदिरा जी के नाम पर बना यह संगठन एप्लीकेशन नहीं दिया? आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच 2008-9 में एक समझौता हुआ था, गुप्त कहिए या ओपन समझौता कहिए हुआ था, जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने संबंधी एग्रीमेंट था। चीन, राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, उसमें यूपीए की सरकार थी, समझौता करने चाइना गए थे। समझौता हुआ, चाइना के पार्टी के नेता और भारत के, ये दो नेता थे। बात यह है कि भारत सरकार और चीन सरकार के बीच में कोई समझौता हो तो बात समझ में आती है। दो सरकारों के बीच में समझौते होते हैं, दो पार्टियों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान का समझौता किस उद्देश्य से किया गया था? यह हैरान करने वाली बात है कि इस पार्टी क्या सूचना देगी। चाइना की पूरी यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा भारत में भरी पड़ी है। भारत की गुप्तचर यंत्रणा चाइना में भरी पड़ी होगी, पाकिस्तान भरी पड़ी होगी, या सब अपनी विदेश नीति के तहत अपने अपने गुप्तचर हर जगह रखे होंगे, हैं खुले या छिपे तौर पे। तो उसमें पार्टियों को क्या इतना इंटरेस्ट आया कि सूचना आदान प्रदान करें? पार्टियों के बीच में समझौता क्यों हो? लेकिन हुआ है। यही उसके बारे में कहा जाता है कि उसके बदले चीन ने राजीव गांधी ट्रस्ट को बहुत बड़ा डोनेशन दिया, अनुदान दिया। कांग्रेस पार्टी को गुप्त धन देते रहते हैं। जो दिल्ली का आंदोलन चला, दिल्ली में किसानों का आंदोलन चला, उस बारे में भी आरोप है कि कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल रहा किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को, जो कथित किसान हैं, उनको आर्थिक सहायता पहुंचाने में, जिस पर आरोप लगे कि चीन का पैसा, चीन किसी भी हालत में किसान आंदोलन को निपटाना नहीं चाहता था, खत्म नहीं करने देना चाहता था। चीन चाहता था कि एक आंदोलन बढ़ता जाए जिससे भारत सरकार अस्थिर हो, क्योंकि भारत सरकार के नियमों के कारण चीन का आर्थिक नुकसान हो रहा था। चीन का माल भारत में बिकना काफ़ी कम हो गया है। चीन की बहुत सारी कंपनियां आज बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मार्केट भारत था। तो भारत में ये जो मूवमेंट चला, बिना कुछ कहे नरेंद्र मोदी ने यह मूवमेंट चला दिया। उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। वोकल फॉर लोकल जो उनका अभियान है वो सफल हो गया। चाइनीज प्रोडक्ट आज बंद हो गए। 60 से अधिक उनके जो साइट्स थे, उनके ऐप्स थे, वो भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। तो ये साहसिक कदम मोदी ने लिया। तो मोदी सरकार जितनी जल्दी चली जाए उतनी जल्दी
चीन का फायदा होगा, इस काम में चीन लगा हुआ है। किसान आंदोलन को, जो कथित किसान बिचौलिए थे, दलाल थे, इस आंदोलन को बढ़ाने में बहुत बड़ा सहयोग चीन का था, क्योंकि इस बहाने वह मोदी को संकट में डालना चाहते थे, मोदी सरकार को गिराना चाहते थे। खैर, मोदी चतुर खिलाड़ी हैं, उनका अभियान सफल नहीं रहा और वो किसान आंदोलन अपने उत्कर्ष को पहुंचा। उत्कर्ष तात्पर्य किसानों को लग रहा है कि जीत गए, भारत सरकार को लग रहा है कि उसका कोई नुकसान नहीं हुआ, और जो कानून बना ही नहीं था वो कानून खत्म हो गया, तो नुकसान क्या हुआ? बना ही नहीं था तात्पर्य जो कानून अमल में लाया ही नहीं गया था। तो किसान भी खुश हो गए हैं, भारत सरकार, मोदी भी खुश हैं। वह यह अलग बात है, उसमें जिन किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से कानून बनाया गया था उनको लाभ नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार अपनी योजना के तहत उनको लाभ जरूर पहुंचाएगी। देर सवेर उस पर एक्शन, कदम उठाया जाएगा। खालिस्तान मूवमेंट किसी न किसी रूप में चल ही रहा है। एक वर्ग है जो चाहता है कि भारत का पंजाब वाला इलाका कट के अलग देश बन जाए, जिसका नाम खालिस्तान हो, और ये किसी भी हालत में यह हो नहीं सकता। भारत सरकार इस पर सख्त कदम उठाने के लिए तैयार बैठी है। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात को बाकायदे जानते हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी गुप्त रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दी थी। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है इन एनजीओ के ऊपर कदम उठाने के पीछे। तो 12,000 एनजीओ बंद हो गए, मतलब एक तरह से कहा जाए 12,000 एनजीओ में काम करने वाले जो पेड लोग थे, जिन्हें वेतन मिलता था, वो अब बेरोजगार हो गए। अब यही कल चिल्लाएंगे, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। राहुल गांधी भी चिल्लाएंगे इसके लिए, प्रियंका वाड्रा भी चिल्लाएंगे इसके लिए, अरविंद केजरीवाल भी चिल्लाएंगे इसके लिए। जितने भी बाहर के पैसे पर चलने वाले नेता हैं, राजनेता हैं, राजनीति चमकाने वाले नेता राजनेता हैं, पार्टियां हैं, वो सब दुखी हो गई हैं। एनजीओ के बहाने उनको पैसे मिलते थे, एनजीओ के बहाने पैसा लाते थे और वो अपने पार्टी का या अपने एजेंडे को चलाते थे। खास तौर से हिंदू विरोधी एजेंडा चलाने वाले जितने भी एनजीओ हैं, अब वो बर्बाद हो गए हैं। अब उनके पास एक ही काम बचा है कि वो जंतर मंतर पर मोमबत्ती लेकर टहलें, कन्याएं आएँ और देश के खिलाफ नारे लगाएं, मोदी के खिलाफ नारे लगाएं। अभी 12,000 एनजीओज में लाखों की संख्या में लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट लाभान्वित होते रहे होंगे, अब वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब वो और कुछ करें न करें, मोदी विरोधी नारों में सक्रिय रहेंगे। मोदी विरोधी जो आंदोलन चलेगा उसमें जरूर जाएंगे, क्योंकि उनका पेट कट गया है, क्योंकि उनका रास्ता बंद हो गया है। अब कैसे बेचारे जिएंगे, खाएंगे, रहेंगे? तो ये एक तरह से मैं भी कहूँगा कि मोदी ने इनके सामने बेरोजगारी ला दी है। ये बेचारे देश तोड़ने के लिए काम करने वाले बेचारे अब बेरोजगार हो गए हैं। 12,000 एनजीओ बंद हो गए हैं। इस पर बड़ी संख्या में लोग प्रसन्न हैं, तो बड़ी संख्या में लोग दुखी हैं, जिनकी रोजी रोटी चली गई है, जो इन एनजीओ से पेमेंट लिया करते थे, इन एनजीओ से आए पैसे से अय्याशी करते थे। ऐसे लोगों पर सरकार ने कुठाराघात कर दिया है। हाँ, यह सच है, इससे देश का भला हुआ है। हाँ, यह सच है, इससे भारत माता प्रसन्न हुई है। या हाँ, यह सच है, इससे राष्ट्रभक्तों में प्रसन्नता आई है। लेकिन वो लोग जरूर दुखी हैं जो धर्म परिवर्तन कराने के लिए, जो देश विघातक लोगों को मदद करने के लिए आगे आते थे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको कैसा लग रहा है? आपको आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? आपकी जो भी राय हो, आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या 12,000 एनजीओज का बंद कराना उचित है, अथवा वो बेचारे जो देश को तोड़ने वाली गतिविधियों में शामिल थे, जो इन एनजीओ के मार्फत पोषित हो रहे थे, अब वो बेरोजगार हो गए हैं, क्या उन पर भारत सरकार को तरस नहीं आना चाहिए था? जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय हमारे चैनल पर जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।